नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सहरसा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नामांकन सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उम्मीदवार से नामांकन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया। खाने के बर्तन में चावल पका के नहीं पका, धान पका न पका, एक दाना उठा के देख लो ऐसे आपका उत्साह बता रहा कि चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। आपका जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जिनने सरकार चलाई, और जैसे कि माननीय संजय जी ने बताया, दुबे जी ने बताया, वो सारी योजना तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि सोने सा खरा हमारा प्रत्याशी, कहां हमारे अपने लंबे समय से अपने बीच काम करने वाला प्रत्याशी। जोरदार अभिनंदन आलोक भाई के लिए करें। आज के इस चुनाव के दौर में आपको निर्णय करना है। हमारे घर का जांचा परखा देखा भाला सब तरह से कई बार अपने बीच जनता की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि फालतू का प्रत्याशी चाहिए। ये फैसला हमको करना है, जिसकी भाषा का सवाल नहीं। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, सहरसा के जो प्रत्याशी सामूहिक रूप से गठबंधन ने, अब गठबंधन बोलो या ठगबंधन, जो मर्जी आए बोलो, जिनने क्या भाषा बोली, लोकतंत्र को अपमानित करने वाली भाषा, कैसी भाषा बोलोगे? आदमी कैसे वोट मांगने आएगा? बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे अपनी पार्टी की अच्छी बातें बताओ, अच्छे काम बताओ, गरीब आदमी की सेवा की कोई बात करो, सबको लेके कैसे चलेंगे उसकी बात करो। हमारे मोदी जी के काम के आधार पर और नीतीश कुमार जी के काम के आधार पर सरकार के मामले में कोई आपको नहीं जचता है तो सकारात्मक आलोचना करो, लेकिन ऐसी भाषा बात करोगे जिसके आधार पर आप भी लज्जित होगे और साथ वाले भी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, किस मुंह से समाज में घूमोगे कि आओ हमको वोट दो। ये बात जो जिस ढंग से मैंने वीडियो सुना, सच में मुझे भरोसा नहीं हुआ ये हमारे यहाँ का प्रत्याशी है कि पाकिस्तान का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी भाषा बोली जाती है कि ये भाषा तो आपने यहाँ कभी भारत में नहीं बोलते। ये पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण के समय से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, सम्राट अशोक का अशोक काल याद करो, महात्मा गौतम बुद्ध को याद करें, महावीर स्वामी को याद करें। ऐसे बड़े बड़े अलग प्रकार के महान भगवान सब प्रकार के अलग अलग कारणों से बिहार का जो मान सम्मान था, भगवान कृष्ण के पुत्र ने सांब ने यहाँ सूर्य का मंदिर भी बनवाया। ऐसे कई कारण से मां गंगा के आशीर्वाद से ये पवित्र धरती बिहार आज चुनाव के रण क्षेत्र में पहुंच रही है। तो एक बार फिर एक तरफ काम करने वाले लोग, सही बात को सही तरीके से रखने वाले लोग, लायक लोग, और दूसरी तरफ इस तरह के नालायक लोग, इसमें चुनाव करने की जरूरत है। यह फैसला आपको करने की जरूरत है। ये भाषा बोल करके कोई कैसे चुनाव लड़ता है? आज के इस दौर में हम सबको निर्णय करना पड़ेगा। आप कभी, मैं तो सोच के आप दंग रह जाता, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेदाग तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाते हुए दुनिया के सामने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर से अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में जो जो चाहिए, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था और देश की सुरक्षा, सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तपोनिष्ठ व्यक्ति के लिए भी उनकी माताजी के लिए गालियां निकलती। ये कौन सी भाषा वाले लोग?
मित्रों, याद रखना इन सबको, जिस ढंग से ये भाषा बोलते हैं और कितना अपमान लगता है जब इनके साथ वाले ममता बनर्जी एक बेटी के साथ दुराचार होता है और वो वहां के उस घटना के अपराधी के बजाय पूरे बिहार को गाली देती। कितने दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। इनको माफ कर सकते हैं हम कभी क्या? जो बिहार को गाली दे कभी माफ नहीं कर सकते इसे। ये कौन सी बात हुई? कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बिहार जैसे क्षमतावान राज्य के लिए, छोटा मोटा राज्य बिहार, ये बिहार छोटा मोटा राज्य। मित्रों, याद रखना, एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। ये बिहार के लोग अपनी मेहनत के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपनी प्रतिभा के बलबूते पर सारे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर निकालना जानते हैं। सारे टैलेंट अगर किसी राज्य में है, मुझे लगता है भगवान न करे आप पे कोई नजर किसी की लग जाए, आप में वो क्षमता है जो पूरे देश के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है बिहार की धरती से। सीमित संसाधन के बावजूद भी, आजादी के पहले से और अभी तक भी सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो जैसे जिस प्रकार का काम करता है, बिहार जो करता है सबसे अलग करता है, सबसे अच्छा करता है। आज जब मैं आपसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, तो मुझे लगा कि आलोक रंजन जी के चुनाव में थोड़ी बात प्रत्याशी की करते हुए मैंने बात कही है। मेरा स्वभाव कम है ऐसी बात करने का, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कोई कैसे उसको प्रत्याशी के रूप में पेश कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जिनका मन छोटा है, जिनका मन इतना है कि क्या बताओ आपको। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। हमें गर्व है मध्य प्रदेश में उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार चला रहे हैं, और सरकार चलाने के आधार पर जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के कारवां लेके चल रहे हैं। अपनी जन्माष्टमी भी धूमधाम से मना रहा है सरकारी स्तर पर, हमारे अपने गोपाल कृष्ण को लेकर। इस देश के अंदर दो देवता, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जिनके कारण से हर काल में, हर समय, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को साहस से कैसे मुकाबला करना चाहिए, ये उदाहरण उन्होंने पेश किए। और कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसके घर में घुस के मारने का पराक्रम भी गोपाल कृष्ण ने करके बताया। ये हमारा अपना गौरवशाली अतीत। रावण से युद्ध में भगवान राम ने भी क्या पराक्रम दिखाया, और अपने वनवासी, आदिवासी, जंगल के जानवर सबको साथ लेकर के बगैर अयोध्या से सेना बुलाए। भगवान श्री राम ने भी क्या पराक्रम किया। भगवान राम के आधार पर घर घर में लोग अपने कामना करते हैं कि काश राम राज्य और भगवान कृष्ण का काल, और उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी हमारी देव संस्कृति पर भी आज उसके बलबूते पर तो हम दुनिया के सामने अपना गौरवशाली अतीत बताते हैं, दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं। वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती, कितना अच्छा लगता है। विदेश का कोई मेहमान अपने देश में आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मदुरई के मंदिर में विदेशी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। ये हमारा कल्चर है, और पवित्र गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा आज का कल्चर है। ये जो हमारी भावना है, भगवान कृष्ण ने गीता के वो पवित्र वाक्य जो बोले, जिससे पवित्र गीता बनी, जिसके भरोसे से कर्मवाद की शिक्षा मिलती। लेकिन ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज भगवान कृष्ण के, भगवान राम के काल से शिक्षा देने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षा के पाठ जिनके आधार पर आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले, ये शिक्षा नीति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये वर्तमान में शासन की पद्धति, और जीवन के सब क्षेत्रों में जैसे जैसे आगे बढ़ सकते हैं उन सारे क्षेत्रों में लेके चलने के लिए बिहार में बाढ़ आती है, यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे पहले मदद करने के लिए आते हैं। बिहार के अंदर
हाईवे, एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड। बताओ आप, मखाने की खेती तो कब से होती थी, लेकिन किसानों के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के दौर में जब चुनाव के बाद हम इस दौर से निकलेंगे तो आपके हमारे सामने निश्चित रूप से विजय की यात्रा में दुनिया की कोई ताकत यहां सरकार बनाने से रोक नहीं सकेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के आधार पर। बदलते दौर में आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से यहां आलोक रंजन के लिए मैं आपके बीच अपील भी करने आया और मान के चलो जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप मिलकर के निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दौर में पहुंचेंगे। आने वाले समय में जैसे 14 तारीख आएगी, कोई बात नहीं, बैठो आराम से। यहां तो भगवान कृष्ण के और उस काल वाले लोग हैं, ऐसे सारी व्यवस्था से निपटना जानते हैं। चिंता मत करो, आराम से अपनी जगह बैठे रहो। हमारी तो मट्टी इसी बात की बनी है, परमात्मा की दया से अन्याय के खिलाफ सदैव संघर्ष करने के लिए ये सारे वंश वाले बैठे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज के इस दौर में जब चुनाव की बेला में हम आए तो मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपसे अपील करने आया हूं और ऐसी घर से निकल के आया हूं। मेरे अपने परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ये केवल कहते नहीं है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। हर एक व्यक्ति के घर में से कोई भी आगे निकलकर कोई सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, तब तो जनतंत्र गौरवान्वित होगा। इसी बात को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूं। आइए हम सब विकास के साथ चलें और संकल्प करें। जब अपना वोट डलेगा और वोट डल के निकलेंगे तो निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये फैले हुए कीचड़ के बीच फिर एक बार कमल खिलाने के लिए हमको और आपको संघर्ष भी करना है और सतर्क भी रहना है। हर हालत में हमारी विजय होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। आलोक जी, मैं आपको अपनी तरफ से विजय की दुपट्टा पहना करके, आप तैयार हैं हमारे आलोक जी और भाजपा की विजय के लिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं पड़ जाए, तब तक ना चिराग पासवान, ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना नीतीश कुमार, ना हम सब कोई शांति से बैठेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। बोलो सब तैयार हैं? इधर से बोलो तैयार हैं? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है, जो एमपी बीजेपी की बैठक, प्रदेश प्रभारी संगठन महामंत्री ने ली बैठक। वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल, जहां पदाधिकारियों ने आचरण व्यवहार पर हुई चर्चा। तो वहीं आपको बताते चले, पदाधिकारियों के आचरण और व्यवहार पर चर्चाएं भी हुई हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी संगठन महामंत्री ने ली ये अहम बैठक, जो आपको बताते चले आम खास बैठक हुई है, जहां वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां को बताते चले एमपी बीजेपी की अहम बैठक, जहां प्रदेश प्रभारी संगठन महामंत्री ने लिए खास बैठक। वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन और सह संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल, जहां पदाधिकारियों के आचरण और व्यवहार पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। तो वही आपको बताते चले, पदाधिकारियों आचरण व्यवहार पर हुई चर्चा। साथ ही इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। साथ ही आपको बता दें, पदाधिकारियों के आचरण व्यवहार पर हुई चर्चा।
तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश में टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र की पहल से किसानों को टमाटर उत्पादन और उससे जुड़े उद्योगों में बड़े अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के माध्यम से टमाटर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को टमाटर के बीज पर 50% का अनुदान प्रदान किया जा रहा है, वहीं जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है और छोटे उद्यमों को मजबूती भी मिल रही है। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार की ये पहल किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही है। उन्होंने किसानों से अधिक लाभ लेने और योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की अपील की। तो वहीं आपको बताते चले, किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही आपको बता दें 50% तक की छूट जो है दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम के तहत, इस योजना के तहत आपको बताते चले किसानों को काफी फायदा भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश में टमाटर उत्पादन से मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र की पहल से किसानों को टमाटर उत्पादन और उससे जुड़े उद्योगों में बड़े अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम और उद्यान योजना के माध्यम से टमाटर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को टमाटर के बीज पर 50% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है, वहीं जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है और छोटे उद्योगों को मजबूती मिल रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार को ये पहल किसानों को आधुनिक तकनीकें अपनाने, लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद कर रही है। उन्होंने किसानों से अधिक लाभ लेने और योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। वहीं मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में नंबर 1 बन रहा है, जहां पीएम-एफएमई योजना से किसानों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। टमाटर बीज पर प्रस्ताव आपको बताते चले 50% अनुदान दिया जा रहा है। किसानों का उत्पादन बढ़ाने में इसके तहत मदद भी मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का दौरा कर कार्बाइड गन के इस्तेमाल से घायल हुए बच्चों और युवाओं का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने नेत्र विशेषज्ञों और चिकित्सकों से घायलों के उपचार की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि सभी पीड़ितों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार घायलों के साथ है और उनके इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, घायलों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। हमीदा अस्पताल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां कार्बाइड गन पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं घायलों को मिलेगी अब बेहतर चिकित्सा। राज्य सरकार घायलों के साथ खड़ी है। तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां राजा एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से बढ़ेगी फ्लाइट्स। दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की जाएगी। दिल्ली की उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर होगी 6। दिल्ली के किराए में 5 से 10% की कमी की उम्मीद जताई जा रही है, जहां भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइट होगी फिर शुरू। तो वहीं आपको बताते चले, भोपाल राजा एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से बढ़ेंगी फ्लाइट्स, जहां भोपाल गोवा के बीच बंद पड़ी फ्लाइट्स अब फिर से शुरू की जाएंगी। दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। साथ ही दिल्ली की उड़ानों की संख्या 5 से बढ़कर अब 6 होगी। दिल्ली के किराए में 5 से 10% की कमी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बुरहानपुर में फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने से नाराज केला किसानों की ट्रैक्टर रैली आक्रोशित प्रदर्शन में बदल गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़ भी की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने के भतीजे सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा लगभग 80 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, किसानों का आक्रोश जो है प्रदर्शन में बदलता हुआ नजर आया,
जहां कलेक्टर कार्यालय में भी तोड़फोड़ करते नजर आए। योजना न मिलने पर नाराज ये किसान नजर आए। वहीं आपको बताते चले 7 नामजद और 80 अज्ञात को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां 7 नामजद और 80 अज्ञात को गिरफ्तार किया गया। में जाना था। रैली का लगभग छोटा सा एक भाग था, चुके थे रास्ते जो कि जानबूझ के उकसा के कुछ लोगों के द्वारा ये गतिविधि की गई है। तो पुलिस के द्वारा इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, शासकीय संपत्ति का नुकसान और जो नियम है रैली का उसका वायलेशन प्रकरण में पंजीबद्ध भी किया गया और उसमें करीब 8 लोगों को मुलजिम बनाए। सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए गए। जो भी उन्होंने दोषी हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी उसमें करीब 8 लोगों को नामजद आरोपी भी बनाया है। इसमें हर्षित, आदित्य, दीपक, शिव कुमार, नीलेश, बाड़ू नारायण, नीलेश, गोकुल, ऐसे करीब 8 लोग नामजद हैं और बाकी को भी चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य करीब 100-200 लोग हैं, उसमें से उन लोगों को चिन्हित करें जिसका इस तरह के घटनाक्रम में रोल है उसको निश्चित करेंगे और जिन्होंने उकसाया है या जिस तरह कार्रवाई की है उसमें सख्ती के साथ आएंगे। चूँकि रैली पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से निकल चुकी थी, अंत में कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है तो उनको चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।